ताकि जैसे ही एग्जाम में जाइए कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो सके, है ना। तो पहले इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2025, है ना। माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 वार्षिक परीक्षा। कौन सी परीक्षा? वार्षिक परीक्षा ना। बिहार और मैट्रिक परीक्षा जितने भी छात्र एवं छात्राएं वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में साइंस की, जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में विज्ञान की सभी यहाँ पर जो कि मॉडल सेट को देखने वाले हैं और इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सभी प्रश्न को यहाँ पर हम देखेंगे और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो हमसे जुड़े हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं, हमारे क्लास को लेते हैं, है ना, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, है ना। पहले यहाँ पर करा कि कुल संख्या, प्रश्न का जो कुल संख्या रहेगा वो 80 रहेगा। कितना रहेगा? 80। आप भी जानते हैं कि मैट्रिक परीक्षा 2025 में जो एग्जाम होने वाला है उसका क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा वह 80 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। कितने ऑब्जेक्टिव पूछेगा? 80 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। और यहाँ पर 24 लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। कितना पूछा जाएगा? 24 लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा और 6 प्रश्न जो पूछा जाएगा वो आपको रहेगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया? 110। आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 110 रहेगा। आपको समय कितना दिया जाएगा, है ना। तो समय आपको 2 घंटे 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, है ना। और आपको 15 मिनट का, कितने मिनट का? आपको 15 मिनट का क्वेश्चन पेपर को पढ़ने का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी क्वेश्चन पेपर की। यहाँ पर विषय कोड की का जो यहाँ पर कोड है वो 112 है ना। पिछले वीडियो में आपको सोशल साइंस का यहाँ पर सारा मॉडल पेपर की यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं और सभी क्वेश्चन हम करा दिए थे ना। तो आज के इस वीडियो में थोड़ा सा इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे और ध्यान से सभी लोग देखिएगा, है ना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पहले आपको यहाँ पर करा है कि परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, यानी कि इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स। आपको परीक्षार्थी के लिए जो भी एग्जाम में बैठने वाले हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के ऊपर में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। सभी चीज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, ताकि एग्जाम देते वक्त कोई किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। तो आपको सभी चीजें अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? आपको नीचे आना है। आपको नीचे आना है। अब आप क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन बनाने के लिए आप तैयार हैं। आप क्या करना है? क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हैं। अब आपको क्या करना है? थोड़ा सा इसको भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है क्वेश्चन बनाने से पहले। यहां कह रहा है कि खंड ओ, यानी कि सेक्शन ए, यानी कि सेक्शन ए में जो आपको प्रश्न पूछा जाएगा, सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? तो 80 पूछे जाएंगे, आपको हमने बता ही दिया। अब क्या करना है? आपको थोड़ा सा इसको पढ़ लेना है। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, है ना। 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही चुना है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें, यानी कि जो भी आप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुनेंगे उसको OMR शीट पर आपको रखना है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि 40 × 1 = 40, यानी कि 80 प्रश्न में से आपको 40 प्रश्नों को यहाँ पर सही आंसर को चुनना है और प्रत्येक प्रश्न जो है कि 1 नंबर का है। तो 40 × 1 बराबर हो गया 40 नंबर, है ना। इसको समझ लिए। अब आप क्या कर सकते हैं कि अब आप क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हैं।
अब आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बना सकते हैं और OMR शीट पर रख सकते हैं। तो चलिए आपको सभी क्वेश्चन को आपको एक एक करके अच्छे से बताते हैं और अच्छे तरीके से समझाते जाएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। यानी कि कहीं से प्रकाश की किरण आ रही है, कहीं से प्रकाश की किरण आ रही है और वहां पर हम एक वस्तु रख देंगे। तो यहाँ पर जब हम इसके सामने वस्तु रखेंगे तो मेरा जो यहाँ पर है क्या है, यहाँ पर जो है कि प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब, छाया बनेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, छाया, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण पर जब भी कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह अनंत पर जाकर मिलती है। कहां मिलती है? अनंत पर जाकर मिलती है। यानी कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह अनंत होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ क्या कर रहा है? उत्तल लेंस। क्या कर रहा है? उत्तल लेंस। तो आप भी जानते हैं कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक होती है। तो इसका आंसर भी यहाँ पर जो कि डायोप्टर में होगा और यहाँ पर धनात्मक होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 1 डायोप्टर होगी। क्या होगी? 1 डायोप्टर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। यानी कि अगर प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में ट्रेवल करती है, अलग अलग माध्यमों में चलती है, तो क्या प्रकाश की चाल अलग अलग होगी? जी हाँ दोस्तों, प्रकाश की चाल अलग अलग होगी, यानी कि भिन्न भिन्न होगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर बताएंगे और सब्जेक्टिव प्रश्न भी बताएंगे आगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को यहाँ पर जितने भी बताएंगे, आपको यहाँ पर जो है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, क्वेश्चन को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह प्रश्न जो है कि कहीं न कहीं एग्जाम में पूछा जाएगा और हर साल जो है कि यहाँ पर 10 से 15% क्वेश्चन यहाँ से बनता है ना। तो चलिए आपको सभी प्रश्न को आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पर जो कि आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, यानी कि आवर्धन जो है कि मात्रकहीन राशि है। क्या है? आवर्धन मात्रकहीन राशि है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मात्रक विहीन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते मेरे प्यारे साथियों, है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते, तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका आवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कितने बार? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। इसलिए मैं कहता हूं हर साल, है ना, सभी स्टूडेंट्स को कहता हूं कि इस क्वेश्चन को आपको दिमाग में फिट करके रख लेना है। निम्नलिखित में से किसका आवर्तनांक सबसे अधिक है मेरे प्यारे साथियों? कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा हीरा का। हीरा का आवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगले क्वेश्चन को चलते मेरे प्यारे साथियों, है ना। तो अगला क्वेश्चन करा कि एक अभिसारी लेंस बनता है, यानी कि एक अभिसारी लेंस की बात किया जा रहा है, यानी कि अभिसारी लेंस उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस हमेशा क्या बनाता है? तो उत्तल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस सदैव क्या बनाता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन करा कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है। आप जो आकाश में नीले रंग देखते हैं वह क्यों होता है? तो वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन करा कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, यानी कि आप आसमान में जो रेनबो देखते हैं, इंद्रधनुष देखते हैं, तो उसमें 7 रंग की प्रकाश की किरण दिखती है। तो सबसे पहला रंग जो रहता है वह कौन सा रहता है? तो लाल रंग रहता है। कौन सा रंग रहता है? तो लाल रंग रहता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन यहां पर करा है कि बृहत संख्या में प्रकाश की सुग्राही कोशिका कहां होती है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में जब आंखों में प्रकाश की किरण पड़ती है तो कहां पर सुग्राही कोशिका, प्रकाश की सुग्राही कोशिका होती है? तो रेटिना पर होती है। कहां पर होती है? रेटिना पर होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते मेरे धुरंधर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है ना। तो आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे साथियों कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन से लेंस का? उत्तल लेंस का। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व क्या होता है, यानी कि मानव जब आंख पलक झपकता है तो वह कितने सेकंड के लिए झपकता है? तो 1/16 सेकंड के लिए झपकता है ना। तो मानव जो है कि 1/16 सेकंड के लिए अपने पलक को झपकता है। समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन यहां पर करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक है जो वाट के बराबर है। तो आप सभी जानते होंगे कि वाट बराबर क्या होता है? W बराबर जूल प्रति सेकेंड। क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाट बराबर क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन करा कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है।
तो आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे साथियों कि एक यूनिट 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि मेरे प्यारे साथियों की विद्युत शक्ति का जो SI मात्रक होता है वह वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। अब वाट बराबर क्या होता है? जूल प्रति सेकंड। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बता दिया था, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो यह क्वेश्चन जो है कि सेम उसी तरह है जो ऊपर हमने बताया था। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल, है ना। इसको आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन करा कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसके प्रतिपादन किया था। यानी दाएं हाथ का जो अंगूठा होता है उसको, उस नियम को किसने प्रतिपादन किया था। तो आप सभी जानते होंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो कि, है ना, अंगूठे के नियम को प्रतिपादन करता है। कौन करता है? तो फ्लेमिंग करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते मेरे प्यारे साथियों। यहां से सभी क्वेश्चन को आपको याद रखना है। आपके क्वेश्चन को, यहाँ के पैटर्न को क्वेश्चन के पैटर्न को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं मेरे प्यारे साथियों कि कहीं न कहीं यहां इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को पूछा जाएगा, चाहे फिजिक्स से हो या केमिस्ट्री से हो या बायोलॉजी से हो, है ना। तो सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन यहां पर मेरा करा है क्वेश्चन नंबर 19 कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप सभी जानते हैं कि घरों में जो कि शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है ना। तो फ्यूज जो है कि विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? तो उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब घरों में बहुत अधिक मात्रा में बिजली प्रवाहित होती है तो फ्यूज क्या होता है? गल जाता है। क्या होता है? फ्यूज क्या होता है? गल जाता है, यानी कि टूट जाता है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1 मीटर एम्पियर बराबर कितना होता है। तो आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे साथियों कि 1 मीटर एम्पियर बराबर कितना होता है। तो 10⁻⁻1 एम्पियर होता है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन यहां पर कर रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। यानी कि यदि हमें प्रतिरोध को बढ़ाना है तो हमको किस क्रम में जोड़ना होगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। किस में जोड़ना होगा? श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, तब जाके प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। जैसे यहां पर एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि ये मेरा एक प्रतिरोध है, ये मेरा एक प्रतिरोध है और फिर एक मेरा प्रतिरोध है ना, और फिर एक मेरा प्रतिरोध है। तो इस क्रम में अगर हम जोड़ेंगे, ये हो गया R1 और ये हो गया R2 और ये हो गया मेरा R3। तो इस क्रम में जब हम प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो सबसे ज्यादा यहां पर प्रतिरोध बढ़ेगा, है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। हीटर में जो कॉइल होता है उसमें हीटर के कॉइल को बनाने के लिए कौन से धातु का उपयोग किया जाता है ना। तो यहां पर नाइक्रोम धातु का उपयोग किया जाता है। कौन से धातु का? नाइक्रोम धातु का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस सबसे ज्यादा उत्तरदायी है ना। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि पृथ्वी पर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ने के चांस बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन करा कि इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है। तो ये क्वेश्चन आपको ज्यादा बताने वाली जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट करके बताना है ना कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा। ये क्वेश्चन आप पर हम छोड़ देते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब आप कितने स्टूडेंट्स मेरे जो है कि यहाँ पर कमेंट में बताते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 25 सूर्य तथा अन्य तारे द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। यानी कि सूर्य और तारा जो है कि जितना ऊर्जा उत्पन्न करता है तो क्या कारण है जो इतना ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, तो मेरा प्यारे स्टूडेंट्स, सूर्य और तारा जो होता है वहां पर नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है, जिससे वहां पर अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। किसमें होता है? तो हीलियम और हाइड्रोजन मिलकर वहां पर नाभिकीय संलयन होता है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तब जाके वहां पर अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन करा कि टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था। इस क्वेश्चन को भी आपको यहां पर छोड़ देंगे, है ना। कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो टिहरी बांध का उपयोग किस उद्देश्य से किया गया था। टिहरी बांध का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था। भूमि सिंचाई के लिए, जल आपूर्ति के लिए, बिजली उत्पादन के लिए। तो इस क्वेश्चन को भी आपको छोड़ देते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी स्टूडेंट्स लास्ट तक वीडियो देखे हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नहीं देखें तो इस क्वेश्चन को आपको पूरा देखना है ना, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आप गूगल करके देखिए या किताब करके देखिए, मुझे ये आंसर चाहिए। मुझे इस आंसर का कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन करा कि खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है, यानी कि मेले में जो खिलौने बिकते हैं, जो बचपन में हम लोग खरीदते थे, तो मेले में जो खिलौने बिकते थे उस खिलौने में कौन से सेल का उपयोग किया जाता है? तो सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। कौन सा सेल का? सूखा सेल का उपयोग किया जाता है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो जब जल में वैद्युत अपघटन होता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, क्योंकि जल में ऑक्सीजन है ना, जल में O2 और H2 मिलकर क्या बनता है? H2O। तो यहां पर जब भी जल में वैद्युत अपघटन होगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ही ज्यादा है। क्वेश्चन की संख्या कितना है? 80 है ना। तो 80 क्वेश्चन को यदि हम कराएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा 80 क्वेश्चन को कराने में, ठीक है। तो टोटल अभी हम कितने क्वेश्चन कराए हैं? टोटल 28 क्वेश्चन कराए हैं। इस क्वेश्चन को, पैटर्न को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन होने वाला है ना। तो सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है? बिहार बोर्ड के क्या करना है? बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना एग्जाम से पहले, है ना, ताकि जैसे ही एग्जाम में जाइएगा आपको इससे 10 से 15 क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा और एकदम टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर कितने पूछे जाते हैं और कौन कौन विषय से यहाँ पर किस प्रकार की यहाँ पर क्वेश्चन की पैटर्न रहेगी, सभी चीज को यहाँ पर अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि खंड सेक्शन बी में यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा फिजिक्स से, है ना। तो फिजिक्स से यहाँ पर जो कि यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। कितने पूछा जाएगा? तो 4 × 2 बराबर 8 नंबर आपको मिलेगा। टोटल आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक के लिए आपको 2 अंक निर्धारित है ना। उसके बाद नीचे आएगा तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन का जो कि पैटर्न किस प्रकार यहाँ पर जो कि रहने वाला है। तो अब यहाँ पर जो कि फिजिक्स का दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ गया, फिजिक्स का दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ गया। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको जो कि एक प्रश्न पूछा जाएगा और आपको क्या करना है कि 6 × 1 बराबर 6, यानी कि एक प्रश्न जो कि 6 अंक का रहेगा। कितने अंक का रहेगा? तो एक प्रश्न आपको 6 अंक का रहेगा, तो आपको एक प्रश्न का जवाब देना है। 2 प्रश्न में से आपको एक प्रश्न का जवाब देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया? अब यहाँ पर आ गया रसायन शास्त्र, यानी कि केमिस्ट्री से आपको लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। केमिस्ट्री से आपको लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा और कितने पूछा जाएगा? तो आपको 4 प्रश्न पूछा जाएगा। कितने प्रश्न पूछा जाएगा? तो 4 प्रश्न पूछा जाएगा। आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने नंबर है? 2 अंक। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक, 4 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो आपको 8 नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर केमिस्ट्री की जो है कि यहाँ पर क्वेश्चन के पैटर्न को भी अच्छे से तरीके से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप इससे सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेते हैं, बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर के सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से आंसर को याद कर लीजिएगा, तो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, है ना। क्योंकि इसी से क्वेश्चन जो है कि आधा से ज्यादा इससे क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर जो कि केमिस्ट्री के दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आ गया है ना। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर का पूछा जाएगा। एक प्रश्न आपको उत्तर देना है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है और दोनों में से आपको एक का बताना है ना। उसके बाद यहाँ पर जो कि बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया है ना। बायोलॉजी का यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा और यहाँ पर जो कि आपको टोटल 4 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित है। तो 2 × कितना हो गया? 4 बराबर आपको 8 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ पर जो कि क्वेश्चन के पैटर्न को आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद बायोलॉजी के यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ गया। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी जो है कि यहाँ पर आपको, है ना, 5 नंबर के एक पूछा जाएगा। 5 नंबर के एक पूछा जाएगा, आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है ना। 5 नंबर आपको मिलेंगे, है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपको मिलेगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आगे के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला यहाँ पर मॉडल पेपर जब आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।